हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें दो एक्सरसाइज है जो कि पेपर में आओगी और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने लग रहे हैं और जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करें अपना पहला क्वेश्चन। अभी अपना क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं उनके एचसीएफ भी ज्ञात करने हैं और एलसीएम भी ज्ञात करने हैं। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन में कुछ कही गई है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता हमारा एचसीएफ गुना एलसीएम के। यानी कि क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में कही गई है। पहली चीज तो हमने निकालनी है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालते उसके बाद हमने एक चीज की जांच करनी है। अब जब हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ एलसीएम हमने निकालना है, उन दो संख्याओं के अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम है ना, उनकी गुणा के बराबर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये देखो क्यों कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट देखो, इसमें हमारे दो संख्या दी गई है 26 और 91। ठीक है, ये दो संख्या है। मन लगा सबने एचसीएफ और एलसीएम आता होगा ना, भी आता तो कोई दिक्कत ना हो। ये देखो 26 का एलसीएम ले होंगे और 91 का एलसीएम ले होंगे। तो सबसे पहले देखो ये किस तरह डिवाइड हुआ है, दो भाग हुआ है। कितने भाग होगा? 13। 13 के पार्ट में हुआ है, ये होगा 26 का एलसीएम यो आ गया। ये भी 91 का देखो, ये 13 के पार्ट में हुआ है 7 पे, और ये भी 7 के पार्ट में हुआ है 7 1 पे। एलसीएम का मतलब क्या हुआ है, इस तरीके से हमने इसके करने हैं, फैक्टर करने हैं, यानी कि गुणनखंड करने हैं, तोड़ने हैं ये। ठीक है, और वो भी अभाज्य है। इसने मैंने एक विधि क्या करें, कंफ्यूज मत होइयो, लिखाना इसी तरीके से है। नु पूछ लिया अगर क्वेश्चन में कई बार, अगर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या कहोगे वे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यह हुआ वह गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होंगे ना वे अभाज्य होंगे। ठीक है, ये देखो हमारे 26 का भी एलसीएम निकाल दिया, 91 का भी अलग अलग करा है। बताइयो देखो 26 का क्या आया है, ठीक है, फैक्टर आया है 2 गुना 13, और इसका 91 का क्या आया है 13 गुना 7, यानी कि कॉमन क्या है हमारा 13। ये देखो एचसीएफ और एलसीएम हुआ क्या, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दो संख्या, यहाँ पर 3 संख्या भी उसका 4 भी उसका कितनी भी उसका है। ये हमने क्या करना है, एचसीएफ क्यों को ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एक तो हमने मेरा होगा भाग करके करना हुआ है। ठीक है, भाग करने वाला ही हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो बड़े हो गए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ में क्या करेंगे हम, एचसीएफ को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों मेरा हमने। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ है, कॉमन का मतलब सार्वगुणनखंड, यानी कि जो चीज कॉमन दिख रहा है हमने क्या दिखे इनमें दोनों में क्या दिख रहा है 13। तो यो क्या गया हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, एलसीएम के ऊपर लिखाएंगे, ये जो कॉमन ले लिया वो तो एक के बार लिखा जाएगा भाई, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मतलब यो 13 13 नहीं करेंगे, जो भी बच्चा ना वो सारा एलसीएम में आ जाएगा, यानी कि 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, 2 7 और 13 ये 3 नंबर है, ये दोबारा 13 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एक बार रिपीट हो लिया हो, दोबारा रिपीट नहीं करना हमने। ठीक है, एचसीएफ तो हमारा आ गया 13। एलसीएम क्या होगा, इनकी गुणा करने के बाद, इवन की गुणा करो 13 दूनी 26 और 26 7 कितना हो जाएगा 182। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया हमारा 182। ठीक है, पहले हमने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना था, वही कर दिया। ये क्वेश्चन में हमने एक जांच करने की कही थी, वह क्या जांच थी। अब हमारे पास जब हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हुआ है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर हुआ है, यानी कि एचसीएफ एलसीएम, और यहाँ पे दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, हमने गुणा करनी है। वे दो संख्या क्या जो हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। तो देखो इसमें 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ एलसीएम क्या है हमारा, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना है हमारा 182। इन दोनों की गुणा करो, देखो क्या होगा। जब हम 26 की 91 के गुणा करेंगे ना तो हमारा होगा 2366। ठीक है, और 13 की 182 का गुणा करेंगे जब भी हमारे क्या होगा 2366। ठीक है, समझ में आया? यह चीज हमने जांच करनी थी, दो संख्या की जब हम गुणा करेंगे ना, और उन दो संख्या का जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल रखा है उनकी गुणा करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। ये हमने जांच करनी थी, ये हमने प्रूफ करना था। समझ में आ गया? एक बार दोबारा देखो क्या करना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो ये कह गई है अगर हमने एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आज के पेपर में 1 नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, और इसका यूज इनमें सेकंड क्वेश्चन कराएंगे ना जब, उसमें भी होगा। तो देखो
एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया हमने, अलग अलग बेरा पड़ेगा भाई। एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ गया वो हमारा एचसीएफ। एलसीएम जो बच्चा उसकी गुणा कर दो वो एलसीएम आ जाएगा। इमारतें यह चीज हमारी आगे काम आओगी। अब दो संख्या की जब हम गुणा करेंगे ना, और उन दो संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा ये दोनों बराबर आएंगे। समझ में आ गई बात? इन दो संख्या का गुणा करेंगे तो हमारे पास यू आया, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे ना तभी हमारा सेम आंसर आएगा। ये देखो प्रैक्टिस थी, एक और पार्ट करके देखेंगे, पार्ट नंबर सेकंड। इससे का पार्ट सेकंड देखो पहले क्वेश्चन का। इसमें भी दो संख्या दी गई है, कौन कौन सी? एक तो 510 दी गई है और दूसरी 92 दी गई है। सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे हम, अलग अलग एलसीएम काट लेंगे 510 और 92 का। देखो क्या होगा, पहले दो तक करा, यहाँ पर आ जाएगा 255, फिर उसके बाद 5 था 51, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यो 3 था, 3 3 21, यो 17 1 का। देखो 510 के में क्या आ गया, ये इसके फैक्टर आ गए, ये गुणनखंड आ गए। अब इसका देखो 92 का क्या होगा, 2 चौक 2 चीक, 2 दूनी 2 तिया, फिर 23 1 कम। ठीक है, दोनों कैल्शियम ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने देखना भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहले हम इसका देख लेंगे कि क्या है। 510 के फैक्टर आए हैं और 92 के फैक्टर आए हैं। 510 के ये फैक्टर है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। 92 के फैक्टर आए हैं 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, यहाँ पर लिखो एचसीएफ और फिर लिखो एलसीएम, क्योंकि ये दो चीज निकालने हमने पहला। तो देखो एचसीएफ की कुल लिखा क्या बताई थी मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या चीज कॉमन दिखा इन दोनों में, एक तो मैंने दो दो दिखा कॉमन, और कुछ दिखा है नहीं दिखता। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के देखेंगे, ये दो तो हम एक के बाद लिखेंगे। ठीक है, बाकी चीज जो बच गई वे लिखो, 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23। ठीक है, इवन के आप हम आपस में गुणा करके देख लियो, थरा आ जाएगा 2 3 4 6 0। यो हमारा क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पर देखो 2 3 4 6 0, यो हमारा एलसीएम आ गया। और यो हमारे पास क्या आया था, एचसीएफ आया था। एचसीएफ एलसीएम लिखने का आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जांच करनी है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, ये हमारे तक ही गई थी क्वेश्चन में। अब यह चीज हुआ है और हमने प्रूव भी करी थी पिछले पार्ट में। इसमें देखो दो संख्या कौन सी हमारी, 510 और 92। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ हमारा 2 गुना एलसीएम कितना हमारा 2 3 4 6 0। अब देखो इन गुणा करके देखो आंसर दोनों का सेम होगा। इसकी देखो पहले 0 12 1 9 6 4, और यो हमारा इसका होगा। हम इसकी गुणा करके देख सको हो, दोनों के दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। अगर भाई दो संख्या की जब हम गुणा करेंगे ना तो एचसीएफ और एचएम की गुणा के बराबर होगा। मन लगा था हमने क्वेश्चन पहला बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एचसीएफ 306, 657 इक्वल्स टू 9 ये हमें दिया गया है, और एलसीएम हमने निकालना है, इन्हें दो संख्या का ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैसे करेंगे। अब दो संख्या हमारे पास, कौन सी दो संख्या है, पहला जो दिया गया है ना वो देखो, एचसीएफ के दिया गया है इस संख्या का एंड 657 का, 9 का एचसीएफ दिया गया है और हमने निकालना क्या है, एलसीएम। पहले वो देखा करो जो था दे रखा है, जो तुमने निकालना है। ठीक है, ये हमारे दे रखा था, ये हमने निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या दे रखी है। अब हम क्या करें इसमें, हमने पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या करा था, दो संख्या का गुणा क्या होया करे, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा में होया करे। तो देखो दोनों बराबर होया करे। यहाँ पे देखो वही चीज लिखेंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इतना समझ में आया। ये तो वो ऐसे लिखा है। दो संख्या कौन सी है, 306 मल्टीप्लाई 657, क्योंकि ये दे रखी है हमारे ये भी, और इसका एलसीएम भी इन्हें संख्या का निकालना है। नुम सोचो संख्या दूसरी है, संख्या ये है, इन्हें का एलसीएम निकालना है। तो ये हमारी दो संख्या होगी। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम हमने निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखो हमारे तो चार चीज है हमारे पास, चार मतलब 3 दे दी, एक तो हमारा हम तो निकाल सकते हैं, कई बार इनको पूछेंगे कि निकालेंगे। तो देखो जो चीज निकालनी हो ना वो तो उड़े बैठ जाए, मैं तो आलू है को ना मैंने तो निकालो पहला, और यो अपने दौरे तक क्या करेगा, संख्या ने ताकता रहेगा।
भेजता रहेगा भाई, जाओ तुम मना अकेला छोड़ दो और मने लिखा दो मेरी की ये वैल्यू है। तो एलसीएम के ऊपर लिख रहेगा, जो दे रखा है पहले तो वो उड़े रहेगा। ठीक है, अब यो एलसीएम ने क्या करा, ये नौता दिया, बोला भाई तू लिखड़ जड़े है, मैंने अपनी वैल्यू लिखानी है। ठीक है, एलसीएम के बोला मैंने अपनी वैल्यू लिखानी है, तू लिखड़ जड़े है। तो ये जब नो लिखड़े है ना, तनु बोले भाई मैं तो अपने साइन बदलूंगा ही, दूसरी पार्टी में जाकर हो गया उसका मन बदल जाए। तो ये नो के जड़ गुणा में है, मन बदलेगा गुणा में है तो क्यों जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये नो मना है भाग में लिख दिया, समझ में आई। इब ये नो देखो ये कुछ जितना भी सिंपलीफाई हुआ ना, जितना था तो उसका उतना कर लो। मतलब ये कट्टे हैं दिखा था ना, कट्टे लग रहे भाई काट दो, यो भी 3 के पड़े मांगे और 3 के पड़े मांगे काटो। यो त्रीजा पाव है, ये कितने पाव है 102 पे। अब ये दोबारा 3 के पड़े मां लग रहा है, काट दो, कितना आ जाएगा 9 और 4। यानी कि बच्चा के नीचे तो कुछ है नहीं काटने थी, ऊपर के बच्चा 34 गुना ये बच्चा 657, यानी कि बच्चा क्या हमारे पास 34 एंड 657। और यो एलसीएम ये बैठा है बीबी मैंने लिखा दो भाई बीच ने, ये गुणा करके सीधा ये लिखट जाएगा, कह दे भाई ले तू लिखट गया। इब एलसीएम क्या लिखट गया, इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या होगा, हमारे पास होगा 223338। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मन तो लगा बढ़िया तेरे समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट आवा तो कमेंट में पूछ सको। इब अपना अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमने क्वेश्चन में क्या बताना है, अब जो ये दो नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग, गुणा करके जमा करके जुगल भी दिए हैं, ये बताने हैं भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आपने बनाना चाहिए कि भाज्य संख्या हुआ क्या। भाज्य संख्या वो हुआ है जिसने एक ना छोड़कर उसके दो गुणनखंड और होने चाहिए। के भी है मैंने एक तो सबका गुणनखंड हुआ है, मतलब किससे के भी गुणा कर लो, सब गेला गुणा हुआ है एक, तो उस एक ने छोड़कर दो संख्या और ऐसी होनी चाहिए जो इस गेला गुणा हुआ है। तो देखो क्यों कर करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर मास का है तो बढ़िया तरह देखियो। दे के रखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई इधर दिया 13 एंड प्लस 13, यो हमारा दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ के दिया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये दो चीजें दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों हमने बताना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। देखो दिखे क्या सारा में मल्टीप्लाई यार एक संख्या प्लस करके पर ने लिख रखी है, इसमें बिल्कुल सारे मल्टीप्लाई में प्लस करके पर ने एक संख्या लिख रखी है। तो देखो इन दोनों चीजों में प्लस के उरेन की और प्लस के परेन की कुछ ना कुछ कॉमन आया है, यड़ भी तेरा यड़ भी तेरा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी कॉमन ले लूंगी, बच्चा के वो देखो 7 गुणा 11, यहाँ पे 13 बार ले लिया तो एक बच जाएगा, इस तरह 13 बार लिया तो आड़े भी एक बचेगा। साइन ध्यान तो लगाइए क्योंकि इनमें गड़बड़ हो जाएगा, ये गुणा क्या ये जमा का है। ठीक है, 13 ब्रैकेट ये गुणा करोगे तो कितने हो जाएगा 77 आ जाएगा, प्लस 1 साइड में लिखे रहे इसकी गेला, तो 77 ये जमा हुआ तो जमा कर देंगे 78 हो गया। देखो भाई 13 गुणा 78 यो आ गया हमारा इतना, यानी कि एक तो है अब ये दो संख्या भी आपस में गुणा में है, यानी कि जो भी आंसर आवेगा हमारा अब मान लीजिए इसके गुणा करे पाछे कोई भी आंसर आएगा, अब उस आंसर में ये दोनों तो गुणा हुए ही होंगे। ठीक है, तो ये दो गुणनखंड तो उसके लिखड़ेगा आगे, तो मतलब यह भाज्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके एक ना छोड़कर दो गुणनखंड और आगे। इसी तरीके से हम इसने देखेंगे कि देखो इसमें के कॉमन आ यड़े भी 5 है यड़े भी 5 है, तो निकाल लो बार 5, बाकी देखो 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। ठीक है, ये 5 तो बार है, इन सब की गुणा वाला की गुणा कर दो, 7 की 6 की 4 की 3 की 2 की इनकी गुणा कर दो, क्योंकि एक गेला होगी तो वो याद आएगा। तो गुणा करोगे जब तुम तो 1008 आएगा, और जमा के उन्होंने एक लिखे रहा है। ठीक है, 5 ब्रैकेट अंदर के बना, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 1009 बढ़ जाएगा, 1008 में जब एक जोड़ेंगे तो 1009 नहीं बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों क्या गुणा में है, ले भाई इसका भी आ गया, क्या आया कि दो संख्या ये भी आपस में गुणा में आ गई, एक ने छोड़ के ये दो तो आपस में गुणा में है, मतलब जो भी आंसर होगा उसकी गुणा में 5 भी आएगा, मतलब उसने हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एवं यह बात लिखेंगे अब ये क्या हमारी भाज्य संख्याएं हैं, क्यों, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ पे एक ने छोड़ के इनके दो दो गुणनखंड और आ गए, और जब किसी संख्या के एक ने छोड़कर दो गुणनखंड और आ जाने तो वो क्या कहलाएगा हमारी भाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम क्या कहोगे ये भाज्य
संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि एक को छोड़कर इनके दो गुणनखंड है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? पहले देख लो क्या चीज बतानी है। क्वेश्चन में भाज्य संख्या बतानी है, पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होगा क्या है। भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके दो गुणनखंड हो, एक ने छोड़कर दो गुणनखंड और होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिखा दिए दो गुणनखंड, इसके भी दो गुणनखंड, यानी कि ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। बस लिखना है फिर एक लाइन आगे भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है इसमें, अब इसमें एक ने छोड़कर अगर हम देखा है तो दो गुणनखंड इनके बढ़न लग रहे हैं। इस संख्या जो भी सोल्यूशन के बाद होगी उसके ये दो गुणनखंड है, इन्हें सोल्व कर का होगी उस संख्या के ये दो गुणनखंड है। समझ में आया? वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो में जो क्वेश्चन समझाए जा लग रहे हैं वे समझ में लग रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो लग रहा है तो वीडियो ने बेल लाइक कर दो। और चला अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? मार्ता के कही गई है कि √5 है जो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करना है, ये हमने प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है वो देखो, पहला हमने क्या प्रूफ करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबने मेरा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। मार्ता सिद्ध करने क्या देता है? हम पहले इसके अपोजिट कोई चीज मान लेंगे। अपरिमेय संख्या का अपोजिट क्या है? परिमेय। तो हम क्या मान लेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना मान लिया। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या मान ली मैंने, तो मैं इसने p/q की फॉर्म में लिख सकूं, है ना? परिमेय संख्या क्या होगा? जो जिसने हम p/q की फॉर्म में लिख सका है। अगर हम इसने p/q की फॉर्म में लिखे हैं तो ये जो भी दो नंबर्स हैं p/q जो है वो क्या होंगे? एक p और q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है जहां पर q क्या हो जाएगा? हमारे 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमारा कहने का मतलब क्या? जो √5 वो परिमेय संख्या था, मैं इसने p/q की फॉर्म में लिख सकूं। जब मैं p/q की फॉर्म में से लिखूंगी तब p/q जो है दोनों नंबर्स होंगे p और q, वो क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या है। कोई भी जो मतलब संख्या है ये वो कौन सी है? सहअभाज्य। और जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर तो हो नहीं सकती। ठीक है, यह चीज हमने लिखनी है यहाँ पे। कई बच्चे ने सोचते होंगे सहअभाज्य क्या हुआ है? सहअभाज्य संख्या वे हुआ है जो बस एक तबाह हुआ है, जैसे कि 2 ले लो, 3 ले लो, 5, 7, 11, ये सारे क्या बस एक तबाह हुआ है और एक खुद तबाह हुआ है। तो मतलब ये दोनों के दोनों मतलब यहाँ पे ऐसी कोई दो डिजिट होनी चाहिए जो बस खुद तबाह हुआ है। जैसे 2/3 अगर मैं परिमेय संख्या ले लूं तो ये दोनों के हैं बस एक तबाह होंगे, एक तक कट सका है, किसी और तक नहीं कट सकते ना। इनका जो कॉमन फैक्टर है अगर मैं कहना चाहूँ, 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 लिखड़ेगा, 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 लिखड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लिखड़ना चाहिए। इतना समझ में आया? ये बात फिलहाल था रही जो मैं बोला लग रहा ना, ये बात संख्या ऊपर तक जाती होंगी। अपन थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो क्यों कर करना है। इतना समझ में आ गया? आगे देखो, पहले मैं क्या कर लूं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हाथ का तो मारने पड़ेंगे भाई। अब हमने क्या दिखाना है? दिखाना क्या है? अब इसके एक के अलावा भी और फैक्टर है। हमने क्या दिखाना? जो √5 है ना, इसके एक के अलावा भी कोई फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर एक फैक्टर लिखड़ा एक है तो वो तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमने एक तो ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं, यानी कि एक के अलावा अगर मैं इसका कोई भी एक फैक्टर दिखा दूं ना, तो मतलब मैं मान लूंगी कि परिमेय संख्या ना है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर p बराबर क्या आ जाएगा? √5 क्यों आ जाएगा? ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर p की स्क्वायर होगी, यहाँ पर √5 q की स्क्वायर होगी। p की स्क्वायर करेंगे तो p की स्क्वायर आ जाएगा, √5 की स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा 5 आ जाएगा। q की स्क्वायर करेंगे तो q की स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखो, मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेप है ना अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर में हर बार आवा, पिछली बार भी मतलब ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक हमने क्या पता चला? जो p स्क्वायर है वो 5 तक भाग हुआ है, यानी कि p भी 5 तक भाग हुआ है। ये चीज हम लिखेंगे। तो जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि जो p है हमारा वो भी 5 से विभाजित होगा। यह लाइन लिख दी। अब हमने p तो दिखा दिया भाई, p 5 तक भाग हुआ। अगर मैं q ने भी दिखा दूं ना, q भी 5 तक भाग हुआ है, तो दोनों चीज की हो जाएंगी 5 तक भाग होती और दिख जाएंगी।
और कहना क्या था हमारा, अब यो परिमेय संख्या था मतलब एक के कॉमन आना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। और यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, 5 कॉमन आ जाएगा, पी की में भी 5 आ जाएगा और क्यू में भी। तब पी तो हमने दिखा दिया भाई 5 तो भाग होगा है। अब यहाँ पर क्यों दिखाने की हम क्या करेंगे, एक चीज मानेंगे, एक और चीज मानेंगे, क्या मानना, इस वाला जो हमारे बना है ना, इस तरीके का हमने कुछ मानना है। माना p इक्वल्स टू में 5m है, मतलब p इक्वल्स टू में 5 करके हम कुछ भी m n o p q कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था। इस स्टेप पे मैच करता हमने चलना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। एक बार समझ में आ गया ना, तो फिर दिमाग तक कोई नहीं हटा सकता। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m का स्क्वायर। समझ में आया इतना। ये देखो पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास पी स्क्वायर किसके बराबर है, 5q स्क्वायर के। क्योंकि देखो मैंने क्या करना है, पी स्क्वायर तो मैंने दिखा दिया, अगर 5 का भाग हो, या फिर मैं कहना चाहूँ पी जो है वो 5 का भाग हो, मैंने क्या दिखाना है, क्यों दिखाना है। यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो क्यों तो है नहीं किधर, तो हमें क्यों लेने की करना पड़ेगा, जो पी स्क्वायर है ना, इसकी अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं से क्यों आ जाएगा। तो पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 5q स्क्वायर। जो भी स्टेप करते हो ना बिल्कुल ध्यान से दिया करो। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 5q स्क्वायर के बराबर होगा, विभाग देखो 25m स्क्वायर, यो क्या है ये गुणा में उड़ जाके हो जाएगा भाग, तो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर में 25m स्क्वायर, और ये 5 गुणा में थाड़ा का भाग हुआ, ये कट गई, ठीक है। कटने के बाद ये क्या आ गया, 5 आ गया, क्यू स्क्वायर बराबर में 5m स्क्वायर। ये देखो अगर मैं 5 ने गुणा में एड़ा का भाग कर दूं, क्यू स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा m स्क्वायर। या मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो ये बिल्कुल सेम आ गई इससे तरीके से, p स्क्वायर 5 का भाग होगा और ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर 5 का भाग होगा, यानी कि क्यू भी 5 का भाग होगा, या लेने हम लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा, यह लाइन लिखी। इतना होने के बाद बस ये सारा लिखने का कुछ ना है। इससे हमने ये बार पढ़ रहा है कि जो P है वो 5 से भी भाग हुआ है, जो Q है वो भी 5 से भाग हुआ है। P और Q दोनों ही 5 से भाग लग रहे हैं, तो मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या निकल गया हमारा 5। और हमने कही कि अगर परिमेय संख्या है तो इसका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, लेकिन वो गलत हो गया, हमारा कॉमन फैक्टर 5 निकलने लग रहा है। तो जो हमारी कल्पना थी वह क्या होगी, सारी गलत होगी। हमने जो मानना था अब ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है, ठीक है। इसका एक कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है हमारा 5, पी से भी 5 से भाग हो रहा है और क्यू भी 5 से भाग हो रहा है। तो इन दोनों ही समीकरण से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे जो है कल्पना वो गलत है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना समझ में आया। अब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चेंजेस मिल जाते हैं एग्जाम के थ्रू आपको देखने के लिए, कि हर बार एग्जामिनर क्या होता है, बोर हो जाता है वही क्वेश्चन देते देते। जैसे अगर हम देखें तो पिछली बार भी √5 का, √2 का, इनके अलग रहते। तो अगर यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का आ है, √5 का आ जाए, √3 का आ जाए, √7 का आ जाए, √11 का आ जाए, तो ऐसे डिजिट्स का जब आना तो ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ऐसा का ऐसा, बस √5 की जगह √3, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, सोल्व करने के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो इस तरीके का अगर √7 हो तो बस जहां जहां पर √5 है वहां पे √7 पुट कर दो और उससे स्क्वायर कर उससे तरीके से, मतलब यो प्रोसेस बिल्कुल सबका सेम रहेगा इस टाइप के में, ठीक है। अब अगर कुछ चेंजेस वो करना चाहे है एग्जामिनर, तो वो एक और तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है अपरिमेय में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करा उससे मैं देखेंगे किस तरीके का वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या क्या यह आता है, थोड़ा सा चेंज दिया है और इसका सोल्व करने का भी थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। इसमें क्या क्या आता है, जो 6 + √2 है वो एक अपरिमेय संख्या जो हमें सिद्ध करना है। अब उसमें क्या था, खाली √2 √3 √5 √7 ये चीज दी जाओ थी। अब अगर एग्जामिनर को चेंज करना चाहे वो की बार क्या है 6 + √2 देश का है। इसी तरीके का अगर वो चाहे माइनस में संख्या देश का है या फिर मल्टीप्लाई में संख्या देश का है 7 √2 देश का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल करना है। उससे भी ज्यादा सिंपल है वाले क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, माना कि एक परिमेय संख्या है। सेम वही प्रोसेस 6 + √2 अगर परिमेय मानना है तो ये p/q के बराबर आ जाएगा, ठीक है। y लाइन लिखेंगे, p और q क्या हो जाएगा, एक सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, और क्या हो जाएगा, क्यों 0 के इक्वल नहीं होगा। इतना समझ में आया। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ये इसमें और क्या ऐड होगा,
यहाँ पे देखो हम रूट वाला मतलब स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, √2 एज इट इज रखेंगे। यो दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल लेगा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि पार्टी बदल लग रहा है तो साइन भी बदल लेगा। तो √2 यड़े और इसने हम और सॉल्व कर क्या है, एलसीएम लेकर। तो देखो नीचे क्यों एलसीएम आ जाएगा, दोनों भाग करेंगे तो एक होगा, एक की पी के गुणा करेंगे तो पी आओगा, एक की क्यों के गुणा करेंगे भाग करेंगे तो क्यों आओगा, और क्यों की 6 के गुणा करेंगे तो 6 क्यों होगा। बस इतना ही था। क्या करा, जमा का था तब लिखा ना भेज दिया, जितना सॉल्व हुआ उतना कर दिया, रूट वाली वैल्यू हटा छोड़ दी, बाकी की परे में छोड़ दी। ये देखो ये किस फॉर्म में है, हमने बेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी आर क्यू कोई भी पूर्णांक कोई भी संख्या है, प्लस की भी हो उसका, माइनस की भी हो उसका, जीरो भी हो उसका, कुछ भी हो उसका है, ठीक है, लेकिन नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। ये क्या है यहाँ पर अगर हम देखें तो पी और क्यू के है, पी और क्यू एक पूर्णांक है, और ये साफ साफ क्या दिखने लग रहा है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि जो यह चीज दी गई है p माइनस 6 क्यू बटे क्यू, यो के एक परिमेय संख्या है, ये हमने दिखने लग रही है, परिमेय संख्या है। अगर हम देखें जो ये √2 है, लेकिन ये √2 तो परिमेय ना है, ये √2 क्या है, ये √2 तो अपरिमेय संख्या है, पे है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बराबर दिखा दी, ये क्या गलत है, मतलब जो हमारी कल्पना थी, हमने जो मानना था अगर यो चीज के एक परिमेय संख्या है वो गलत लिख दी, तो हमारा जो ये आंसर आया 6 + √2 वो क्या आ गई, एक अपरिमेय आ गई। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 से भी काफी इजी है। बस करना क्या है, अगर आपको इससे थोड़ा सा डिजिट वगैरह को चेंज करके दे दिया जाए तो क्या करना है, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस करके ले जाओ, रूट वाली वैल्यू ना उड़े छोड़ दो, ये दोनों बराबर दिखा दो, होते ही नहीं हुई। जब अगर मैंने बेरा ये तो परिमेय है, लेकिन यो अपरिमेय संख्या मैंने बेरा है, ठीक है, मेरा सपना है प्रूफ करके दिखाना था, हमने क्या करा यहाँ पे, वो अपरिमेय दिखा दी, ठीक है, इस तरीके से। अब जो अपरिमेय संख्या वो एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो यो भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी इन क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट में पूछ सको हो, जितनी भी क्वेरीज होंगी सारी दूर करी जाऊंगी। और इस वीडियो में चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हैं या जिनकी आने की संभावना है, सारे काफी बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। अगर फिर भी डाउट आता तो हम कमेंट में पूछ लियो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइम कर दियो, और नीचे दिए गए बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलियो, क्योंकि जितने भी बेल आइकन दबाने से क्या होगा, और जितनी भी नई वीडियोस होंगी उन सब के नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहेंगे। और अपनी तैयारी बढ़िया करो जमकर, और वीडियोस ने शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलियो।